31 अक्टूबर 1984 सुबह का वक्त था। लगभग 9:20 का समय था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निवास से निकलकर अपने दूसरे बंगले की तरफ जा रही थी। पास में स्थित बंगले में विदेशी फिल्म निर्माता को इंटरव्यू देना था। दोनों बंगले पास में ही थे, इसलिए उन्होंने पैदल जाने का फैसला किया। जब वो अपने घर के गेट के पास पहुंची, तभी उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गार्ड सामने आए। अचानक एक गार्ड ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चला दी। कुछ ही सेकंड बाद दूसरे गार्ड ने भी अपनी ऑटोमेटिक गन उठाई और इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी वहीं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत गाड़ी से एम्स नई दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक प्रयास किया, लेकिन दोपहर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को यकीन करना मुश्किल था कि देश की प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही सुरक्षा गार्ड ने कर दी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। उनके विरोधी उन्हें कमजोर नेता बताते थे और कहते थे कि वो ज्यादा समय तक पद पर नहीं टिक पाएंगी। लेकिन आने वाले सालों में इंदिरा गांधी ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। 1971 के आम चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और पूरे भरोसे के साथ चुनाव लड़ा। जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली और 352 सीटें हासिल हुईं। इस जीत ने दिखा दिया कि अब इंदिरा गांधी देश की मजबूत नेता बन चुकी हैं। उसी साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर नया देश बांग्लादेश बना। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। कई देशों ने इसका विरोध किया, फिर भी भारत ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। इसी वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन सफलता के साथ विवाद भी बढ़े। 1971 में उन्होंने रायबरेली से चुनाव जीता था। उनके एक विरोधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में नियमों का सही पालन नहीं हुआ। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दे दी। लेकिन इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उस समय देश में रेल हड़ताल, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी लोगों को परेशान कर रहे थे। हालात ऐसे बन गए कि इंदिरा गांधी की सरकार दबाव में आ गई। जब उन्हें लगा कि उनकी सरकार खतरे में है, तब 25 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों के अधिकार सीमित कर दिए गए। अखबारों और खबरों पर नियंत्रण लगा दिया गया। देश में माहौल शांत जरूर था, लेकिन लोगों को खुलकर बोलने की आजादी नहीं थी। लगभग 2 साल तक देश आपातकाल के दौर से गुजरा। 1977 में जब आम चुनाव हुए तो जनता ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी कांग्रेस चुनाव हार गई और अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में सरकार बनाई। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी जल्दी हार मानने वाली नेता नहीं थी। दोबारा सत्ता में आने के लिए उन्होंने पंजाब की राजनीति पर ध्यान देना शुरू किया। उस समय पंजाब में कई धार्मिक और राजनीतिक नेता सक्रिय थे। उनमें से एक थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो एक धार्मिक प्रचारक थे। कहा जाता है कि शुरुआत में कुछ राजनीतिक लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। भिंडरावाले गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे और अपने विचार रखते थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गईं। पंजाब में भी कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन इसके बाद पंजाब में माहौल बदलने लगा। शिरोमणि अकाली दल ने राज्य को ज्यादा अधिकार देने की मांग उठाई। उनका कहना था कि पंजाब को अपने फैसले खुद लेने का ज्यादा हक मिलना चाहिए। अकाली दल अपनी मांग राजनीतिक तरीके से रख रहा था, लेकिन भिंडरावाले के भाषण समय के साथ ज्यादा सख्त होते गए। धीरे धीरे पंजाब में तनाव बढ़ने लगा। कुछ जगह हिंसा की घटनाएं भी होने लगीं। अमृतसर स्थित सिखों के पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब परिसर में कुछ हथियारबंद लोग इकट्ठा हो गए। सरकार का कहना था कि वहां से कानून विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। हालात लगातार खराब हो रहे थे और केंद्र सरकार चाहती थी कि किसी तरह पंजाब में शांति वापस लाई जाए। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया। उन्होंने सेना की कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। भारतीय सेना अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में गई और वहां छिपे हथियारबंद लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कुछ दिनों में सेना ने नियंत्रण पा लिया, लेकिन इस दौरान कई लोग मारे गए
और पवित्र स्थल का एक अहम हिस्सा अकाल तख्त भी काफी नुकसान में आ गया। सरकार का कहना था कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था। वहीं सिख समुदाय के कई लोगों को लगा कि उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। इस घटना के बाद सिख समाज के एक हिस्से में इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा बढ़ गया। इंदिरा गांधी को इस नाराजगी का एहसास था। उन्होंने सिख नेताओं से मुलाकात की और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो सिखों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हालात पूरी तरह शांत नहीं हो पाए। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। सुरक्षा एजेंसियों ने सलाह दी कि उनकी सुरक्षा में तैनात सिख गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करने से गलत संदेश जाएगा और दूरी और बढ़ेगी। उनके सुरक्षा गार्ड्स में से एक था बेअंत सिंह, जो कई सालों से उनकी सुरक्षा में तैनात था। कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वो अंदर से बहुत आहत था और अक्सर अपने रिश्तेदारों के साथ गुरुद्वारे जाने लगा। एक दिन कथा सुनते समय बेअंत सिंह बहुत भावुक हो गया और जोर जोर से रोने लगा। तब उसके रिश्तेदार केहर सिंह ने उससे कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। इसी बात से बेअंत सिंह के मन में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का विचार पक्का हो गया। धीरे धीरे उसके दिमाग में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक योजना बनने लगी। कुछ दिनों बाद बेअंत सिंह ने सतवंत सिंह को ये योजना बताई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सतवंत सिंह के मन में भी इंदिरा गांधी के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। उसके दिल में भी बदले की आग जल रही थी। इसलिए बिना ज्यादा सोचे सतवंत सिंह भी इस साजिश में शामिल हो गया। एक दिन सतवंत सिंह प्रधानमंत्री आवास में ड्यूटी पर था। तभी उसकी नजर परिसर में पेड़ पर बैठे एक बाज पर पड़ी। उसने तुरंत बेअंत सिंह को बुलाया और बाज दिखाया। सिख धर्म में बाज को बहुत खास माना जाता है। ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा माना जाता है और शुभ संकेत माना जाता है। दोनों ने इसे एक इशारा समझा। उस पल के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करना है। गुरु के आदेश के अनुसार जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। अक्टूबर आते आते पूरा प्लान लगभग तैयार हो गया। इसके बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने केहर सिंह से मुलाकात की। तीनों ने मिलकर विस्तार से योजना बनाई और 31 अक्टूबर 1984 की तारीख तय कर दी। बेअंत और सतवंत ने 31 अक्टूबर के लिए अपनी ड्यूटी सेंट्री बूथ के पास लगवा ली। उसी जगह के पास एक बाथरूम भी था। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का बहाना बनाया और हेड कांस्टेबल किशन लाल से अपनी ड्यूटी बदलवा ली। बेअंत सिंह ने भी अपनी सुबह की ड्यूटी के लिए जय नारायण से शिफ्ट बदलवा ली। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का एक ब्रिटिश अभिनेता और निर्देशक पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू तय था। वो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। ये इंटरव्यू इंदिरा गांधी के दफ्तर के पास ही एक बंगले में होना था, जो बस कुछ कदमों की दूरी पर था। इसलिए इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि वो पैदल ही वहां जाएंगी। सुबह के 9 बज चुके थे। इंटरव्यू की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बस कुछ ही मिनटों में इंदिरा गांधी को निकलना था। जैसे ही वो चलते हुए सेंट्री बूथ के पास पहुंची, उनकी नजर अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह पर पड़ी। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने हल्की मुस्कान के साथ उसे नमस्ते कहा, लेकिन आज बेअंत सिंह के चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न कोई सम्मान। अगले ही पल बेअंत सिंह ने अचानक अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और बिना कोई समय गवाए इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। गिरते हुए उनके मुंह से बस इतना निकला, बेअंत, तुम ये क्या कर रहे हो? ये देखकर बेअंत सिंह ने उस पर चिल्लाया, देख क्या रहा है, गोली चला। और फिर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और जमीन पर पड़ी इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास तैनात सुरक्षा गार्ड और आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया। जवाबी फायरिंग हुई। इस फायरिंग में बेअंत सिंह वहीं मारा गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इंदिरा गांधी की सांसें चल रही थीं, वो जिंदा थीं। आर.के. धवन और सुरक्षा कर्मचारी दिनेश भट्ट ने तुरंत उन्हें उठाया और एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। बिना देर किए गाड़ी सीधे एम्स की तरफ दौड़ी। सुबह लगभग 9:30 पर इंदिरा गांधी को एम्स पहुंचाया गया। देश के सबसे अच्छे डॉक्टर उनके इलाज में जुट गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनकी बेटी सोनिया गांधी रो रो कर बुरी हालत में थी। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल के कांटी में चुनाव प्रचार में थे। तब तक कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी एम्स पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं, बल्कि डर भी साफ दिखाई दे रहा था। डर इस बात का कि अगर इंदिरा गांधी नहीं बची तो देश में हालात
और बिगड़ सकते थे। लगातार कई घंटों तक डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में इंदिरा गांधी की जान बचाने की हर कोशिश की। आखिरकार दोपहर लगभग 2 बजे डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। सरकार के लिए ये सिर्फ एक मौत की खबर नहीं थी, ये एक ऐसी खबर थी जो पूरे देश को हिला सकती थी। इसी डर की वजह से शाम तक इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक जानकारी मीडिया से छुपा कर रखी गई। राजीव गांधी को तुरंत संदेश भेजा गया और कुछ ही घंटों में वो दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच एक गंभीर चर्चा शुरू हुई। सवाल सिर्फ एक था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लगभग सभी की राय एक जैसी थी कि राजीव गांधी ही इस जिम्मेदारी के लिए सही हैं। लेकिन राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी इस फैसले के खिलाफ थीं। उन्हें डर था कि अगर राजीव प्रधानमंत्री बने तो कहीं उनकी जान को भी खतरा ना हो। काफी देर तक बातचीत और मंथन चलता रहा, लेकिन आखिरकार ये तय हुआ कि राजीव गांधी ही देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे ही इंदिरा गांधी को गोली लगने की खबर फैली, एम्स के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। सभी को उम्मीद थी कि शायद इंदिरा गांधी बच जाए। लोग प्रधानमंत्री की हालत जानने के लिए बेचैन थे। हालात तब और बिगड़े जब धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंची कि इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका और उनकी हत्या उनके ही 2 सिख गार्ड्स ने की है। धीरे धीरे सिख विरोधी नारे लगने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि विदेश दौरे से लौट रहे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। अस्पताल के पास से गुजर रही बसों को रोका जाने लगा। सिखों को बसों से खींचकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट की गई। शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और रात 8 बजे दूरदर्शन पर जब इंदिरा गांधी की मौत की खबर आधिकारिक तौर पर प्रसारित हुई, तब तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। जैसे जैसे खबर का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे दंगों का दायरा भी बढ़ता गया। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। 31 अक्टूबर की रात ही राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन सबसे भयावह मंजर दिल्ली का था। यह दंगे अपने चरम पर थे। जगह जगह हिंसा हो रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो। एक तरफ पुलिस सतवंत सिंह से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी जारी थी। 3 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने केहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामला सेशंस कोर्ट में गया। कोर्ट ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में हजारों बेगुनाह सिख अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।